ये जो कहते हैं ना ख्वाजा हुसैन जिनको अकबर ने कैद किया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 1959 के अंदर जो खुदाम दरगाह कमेटी के बीच मैटर चला है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जीत कर आए हैं वो लोग। हमें अपनी इन हरकतों से बाहर जाना चाहिए। और सरवर चिश्ती साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, मुगलों की ज़िंदगी से बाहर निकले। हम कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं और यह 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देयर इज टू इंपॉर्टेंट ऑफिस, सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द, ये सारे किस्से इसके अंदर कलम बंद है। आप तमाम पत्रकार बंधु, हमारे दोस्त सब तशरीफ़ लाए, मेरे बुलावे पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे दो इशू थे जिस पे मेरी चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। एक तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और ये कह चुके कि हम इस बिल का वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से पहले ही 2-3 बार मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम दे चुके हैं, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से, जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ। और मैं अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं क़िबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनका उत्तराधिकारी भी हूँ। हम लोग पहले भी मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे चुके हैं कि वक्फ के एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। उसमें काफ़ी सेक्शन ऐसे हैं जिसमें अमेंड किया जाना बहुत ज़रूरी है। पहला हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल का ये था इशू कि उसमें दरगाहों की पोजीशन को डिफ़ाइन किया जाए, दरगाहों के कस्टम ट्रेडिशन के बारे में कहा जाए कि मौजूदा एक्ट उसके बारे में पूरी तरीके से साइलेंट है। और उसके बाद में हमने कहा था कि जो वक्फ बोर्ड काम करता है पूरे देश में, और ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें कितना करप्शन, और इसके लिए कोई इनकार भी नहीं करेगा। आप किसी के पास भी चले जाएं पूरे देश में, हर इंसान उससे पीड़ित है। अगर कोई वक्फ से जुड़ा हुआ इंसान है तो, किसी ने गलती से अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया है तो इसी मामलात को लेकर के हम लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका वेलकम किया था। देखिए, गवर्नमेंट की मंशा बहुत साफ थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस अमेंडमेंट बिल को खुद ने पहल करते हुए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र किया कि ताकि कुछ लोग अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कोई लोग भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो सारी भ्रांतियां, सारी जो ऑब्जेक्शंस हों या कोई कंसर्न हो किसी का, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस कर लिया जाए। उसका भी हमने बहुत वेलकम किया। मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से देश के मुसलमानों से और तमाम तंजीमों से भी अपील करता हूँ कि देखिए, वक्फ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। सिर्फ इस बुनियाद पे हमें इस बिल के विरोध करना कि ये बिल बीजेपी ला रही है तो गलत है। वक्फ एक्ट जो था उसमें 1954 में भी अमेंडमेंट हुआ, 1995 में भी अमेंडमेंट हुआ और 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। तो अमेंडमेंट होते रहे हैं। वक्फ का जो मामला है बिल्कुल मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, शरीयत का मामला है, और मुसलमान से बहुत ज़्यादा करीब तरीन तरीके से जुड़े हुए हैं, उनके जज्बात भी जुड़े हुए हैं। देखिए, वक्फ करना, वक्फ करके उसकी शराइत को एग्जीक्यूट करना, ये शरीयत का मामला है। लेकिन ये इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है वक्फ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कैसे हो, उसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे हो, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, वक्फ एक्ट की आड़ में किसी की संपत्ति को हड़पा ना जाए। एक संस्था है अजमेर के अंदर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक बॉडी है, जो गरीब नवाज के खुद्दाम के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती है। उस संस्था ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उनके जो सेक्रेटरी साहब सरवर चिश्ती साहब, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमारे बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी। उसका जवाब देना निहायत जरूरी है। पहले तो उन्होंने अपने अखलाक दिखाया कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हम हसनी हुसैनी है। हसनी हुसैनी कितना भी बुरा वक्त आ जाए अपने अखलाक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है और ना ही हम करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन चिश्ती दरगाह में कुछ नहीं मांगता, दरगाह में कोई हैसियत नहीं है। जनाब, मेरा DNA दरगाह से जुड़ा हुआ है। मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ, मैं उनकी 23वीं पुश्त में उनका पोता हूँ। आप चाहें मुझे चैलेंज करिए, मैं कोर्ट में साबित कर दूँगा। और सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन नहीं होते हैं। देखिए, कई फैसले जाते हैं, आज के नहीं, 200 साल पुराने, 150 साल पुराने फैसले भी हैं, जिसमें सज्जादा नशीन को स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहा गया है। सरवर चिश्ती साहब,
कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो जो आपके और दरगाह कमेटी के बीच में चले हैं, जिसमें हम पार्टी नहीं है। केस नंबर 245 1945 में कहा गया है, जो खुद्दाम और दरगाह कमेटी के बीच में मुकदमा चला कि सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सज्जादा नशीन इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। पुरानी हिस्टोरिकल बुक जितनी उठा के देखेंगे, सज्जादा नशीन इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। आप कहाँ घूम रहे हैं? आप अकबरनामा की जिंदगी में जी रहे हैं, आप मुगलों के दरबार में ना जिए। मुगलों ने जो करा था, हमारे बुजुर्गों ने उनसे जंग लड़ी, 28 साल कैद में रहे, लेकिन उनकी गुलामी मंजूर नहीं गई, ना उनके सामने झुके। अकबरनामा का जो आप वॉल्यूम पढ़ाते हैं लोगों को, अकबरनामा का वॉल्यूम भी AIR 1959 में जो हाई कोर्ट में आपने चैलेंज किया था दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट को, उसके पैरा नंबर 39 के अंदर जो दिया हुआ है, उसमें डिस्कस किया जा चुका है ये इशू कि ख्वाजा हुसैन वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब, और उनको बाइज्जत दोबारा तौलियत पे बैठाया गया, सज्जादा नशीन के पद पे बैठाया गया। अगर दोबारा सज्जादा नशीन के पद पे नहीं बैठाया जाता तो शाहजहां क्यों फरमान जारी करता कि हम ऑफिस और सज्जादा नशीन को अलग कर रहे हैं, मुतवल्ली के ऑफिस को अलग कर रहे हैं? नहीं, ही वॉज द सज्जादा नशीन है मुतवल्ली। शाहजहां के दौर तक सज्जादगी और मुतवल्लीशिप हमारे पास थी, सज्जादा नशीन के पास थी। और आप कहते हैं 800 साल का रिकॉर्ड हमारा भी है। गुम्बद शरीफ की चाबियां आप जिक्र करते हैं, गुम्बद शरीफ जो बना है वो 150 से 200 साल बाद बना है जनाब। 800 साल का रिकॉर्ड कहाँ से ला रहे हैं आप? सरवर साहब, हम हमारे अखलाक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपका मकसद ये है कि एक वापस से नया विवाद पैदा किया जाए और पूरी कौम से हमें लड़ाया जाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है खुद्दाम हजरात में भी कई पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी उम्र के भी और मुझसे बड़े भी हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी इस जज्बाती और गैर जिम्मेदाराना तकरीर के से गुमराह नहीं होंगे। वो आपकी इस तकरीर को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अमन चैन के मानने वाले हैं। हम कमिटेड हैं कि दुनिया के अंदर अमन चैन कायम रहे, पीस को हम प्रमोट करें। आपने जो दरबार से मैसेज दिया पिछले 3 साल में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी पड़ती है। 3 साल में पिछले क्या हुआ दरगाह के अंदर। इसलिए अगर इन तमाम बातों को मैं समराइज़ करता हूँ, और गरीब नवाज की औलाद बहुत है यहाँ पर, मैं अकेला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक दस्तूर है, जजमेंट है कि जो गरीब नवाज की औलाद में लाइन में सीनियर होगा वो ऑर्डर सज्जादगी पे बैठेगा। इसलिए हमारे दादा को रिकॉग्नाइज किया गया। ये 11 जी टू मेक सच प्रोविजन फॉर द एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिजेंट डिसेंडेंट ऑफ ख्वाजा साहब। अगर नहीं तो ये लेजिस्लेटिव ने हमारे लिए क्यों लिखा गरीब नवाज की औलाद के? गरीब नवाज की औलाद नहीं है, गरीब नवाज की औलाद है। आप लोगों को गुमराह ना करें, आप चैलेंज करें ना इसको। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 11 लाख रुपए इनाम दूंगा आपको, आप गुमराह कर रहे हैं। आपको लॉजिकल बात करनी चाहिए। सिर्फ हमसे अदावत है, जिस तरीके से बीजेपी हुकूमत से अदावत है, ऐसी दीवान साहब से अदावत है। आपको दीवान के खिलाफ बोलना है, और आप अखलाक भी नहीं सोचते कि किस तरीके से बोला जा रहा है। हम तमाम लोगों को मिलकर के हुकूमत का सहयोग करना चाहिए। अगर कोई सेक्शन ऐसा लग रहा है कि नहीं कौम को नुकसान होगा, तो उस पर बात की जा सकती है, विरोध करना उचित नहीं है। वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। ये हज़ारों करोड़ की जो आमदनी होनी चाहिए आज की तारीख में, वो 100-200 करोड़ रुपये ही है, और प्रॉपर्टी 9 लाख हेक्टर है। अरे उस आमदनी का हो क्या रहा है? हमारी कौम के किस बच्चों के काम आ रही है? किन बच्चों की एजुकेशन काम आ रही है? बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। आप इस आज साइबर में से एक जन ने सवाल किया था, मैं सुन रहा था, किसी ने मुझे अभी क्लिप भेजी थी कि साहब वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, ऐसा कोई इशू था। तो किसी ने पंजाब का हवाला दिया था कि पंजाब में कोई स्टूडेंट, सरवर साहब ने मानने से मना कर दिया था। जी हाँ, मैं उनको एक जानकारी के लिए बता दूँ, ये दरगाह का रिकॉर्ड है, ये पेपर बुक है, मुतवल्ली का जो केस चला था उसके ऊपर 1947 की। इसमें एक एग्जिबिट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ मुतवल्लीज डाउन फ्रॉम द टाइम ऑफ द एम्परर अकबर टू अप टू दिस डेट। ये जिस टाइम की लिखी है उस टाइम तक। इसमें मैं 4-5 नाम में पढ़ देता हूँ। मुतवल्लियों के नाम है टोटल लिस्ट में 40 मुतवल्लियों के नाम है, क्योंकि शाहजहां के टाइम के बाद में मुतवल्ली चेंज हो चुका था। शाहजहां तक मुतवल्लीशिप हमारे पास थी, शाहजहां ने मुतवल्ली को गवर्नमेंट अपॉइंट कर दिया था, और सज्जादा नशीन कंटिन्यू रिमेन टू बी हेरिडिटरी डिसेंडेंट ऑफ द सेम। अब उनके बाद में कौन कौन मुतवल्ली बने, मैं चंद चुनिंदा नाम लूँगा उनका जवाब। गुजरमल पृथ्वीराज, ये 19 नंबर के मुतवल्ली हुए हैं। 33 नंबर के हुक्मचंद, ये मैं दरगाह ख्वाजा साहब के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बता रहा हूँ आपको। 34 नंबर पे नानक चंद, और 39 नंबर पे हैं श्याम राव नायब सोहन राव। जनाब क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? अगर जानकारी नहीं तो हमसे ले लें आप आकर के। इख्तलाफ से कुछ नहीं होगा।
अगर कौम की फलाह बहबूदी चाहते हैं तो इस वक्त हम लोग अपना ज़ाती मफाद छोड़ें, अपने ज़मीर में झाँक के देखें। हमें कौम के लिए काम करना है। मैं तमाम तंजीमों से मुखातिब हूँ अभी देश की, और गरीब नवाज़ की बारगाह से, उनकी औलाद की हैसियत से मुखातिब हूँ कि अल्लाह के वास्ते मुसलमानों के नाम पर राजनीति मत करो। मुसलमानों के बच्चे एजुकेशन चाहते हैं, मुसलमान की बच्चियों के लिए शादी के लिए पैसा नहीं है। कई बच्चियाँ बैठी हुई घरों में बिना शादी के, उनके लिए क्या तो हम मिल के इंतज़ाम करें। लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम दिया, वफ़ के तहत आप अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट करके उसकी आमदनी वफ़ कर सकते हो गरीब गुरबाओं के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इससे कौन इनकार करेगा? वफ़ बाय यूज़र का एक इशू है तो उसको डिस्कस किया जा सकता है, उसमें सेफ गार्ड के लिए कोई प्रोविज़न लाया जा सकता है कि हमारी पुरानी इमारतें, हमारी पुरानी खानकाएँ, मस्जिदें, इमाम बड़े ना जाएँ। और हमें यकीन है हुकूमत पे, हुकूमत कमिटेड है कि जो पुराने इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं रिलीजियस, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हमें भी ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर आज की तारीख में कलिया शरीफ की दरगाह है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? कलेक्टर है वहाँ। अब लेडी की बात करते हैं आप, औरंगाबाद में निज़ामुद्दीन औरंगाबाद की दरगाह है, वहाँ बेगम नैयर जहाँ आज की तारीख में मुतवल्ली हैं। कलीमुल्लाह जहाबादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मुतवल्ली लेडीज़ थी। क्यों नई नई बातें क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, आज आप कह रहे हैं मेंबर नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कल आप कह देंगे मैं तो जज से फैसला नहीं कराऊंगा, वो नॉन मुस्लिम है। जो वक्फ ट्रिब्यूनल बैठता है उसमें एक जज भी होते हैं। कभी क्या किसी ने क्वेश्चन किया कि जज हिंदू है मुसलमान है? ये कहाँ ले जा रहे हो कौम को? ये देश को कहाँ ले जा रहे हो आप लोग? ये हमारा सोशल फैब्रिक है, इसको मत ख़राब करो। अगर एक दो आते भी नुमाइंदे, फ़र्ज़ कीजिए चलिए ये प्रोविज़न हटा दिया कि नॉन मुस्लिम नहीं होगा, किसी स्टेट में अगर MP मुस्लिम नहीं है तो उस स्टेट का MP को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? किसी स्टेट में MLA को अगर मुस्लिम नहीं है और MLA मेंबर का प्रोविज़न भी रखा गया है तो कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ से लोगों, अगर मुझसे अदावत है बेशक मुझे गालियाँ बकें, लेकिन इस कौम के नाम पे खिलवाड़ ना करें, इस कौम की फलाह बहबूदी के साथ खिलवाड़ ना करें, इस कौम को गुमराह ना करें। 50 साल से हमें वोट समझा गया है। होता क्या है? यतीम खाना होता है। यतीम खाने में जब